dp1 सबका हो गया। चलो ठीक है भाई। तो इसमें दिया है कि 12th क्वेश्चन में दिया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द क्वांटिटी, क्वांटिटी कौन सा, n प्लस आई टू द पावर 4। ठीक है, ये क्या हो, ये क्या हो, इंटीजर हो। इसके नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच द क्वांटिटी इज एन इंटीजर। ये क्वांटिटी क्या है, इसको सॉल्व करने पे इंटीजर है। अब एक बात बताओ, इंटीजर कैसा नंबर होता है, रियल नंबर होता है कि नहीं। अब जब इंटीजर रियल नंबर होता है, इसका मतलब इशारा इसका क्या है कि इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा उसका इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो करिए, मतलब इसको आप एक्सपेंड करिए। तो क्या लिख सकते हो आप, एन स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2n आई का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, एन स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n आई। ठीक है, फिर से सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने मान लो a मान लिया, तो हो जाएगा n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2n आई का होल स्क्वायर प्लस 4n आई n स्क्वायर माइनस 1। ये हो जाएगा एक्सपेंशन। देखो ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4n स्क्वायर। तो ये वाला पूरा पार्ट तो रियल हो गया, हमें इससे मतलब तो है नहीं, हमें यहां से मतलब है। यहां क्या दिया हुआ है, ये। तो आपसे ये बोल रहा है कि ये रियल होगा, तो रियल मतलब ये वाला पार्ट जीरो होना चाहिए। तो हम इससे n की वैल्यूज निकाल लेते हैं। n की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, n की वैल्यू यहां से अगर आप देखो n माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो। और इसको फैक्टराइज करो तो क्या आएगा, +1 और -1। तो कितने n की वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको इंटीजर के लिए, 3। तो आंसर विल बी 3। समझ आया साक्या? यस सर। ओके, और कोई, और किसी का कोई डाउट, आगे बढ़े फिर। अरे बोल भी दीजिए भाई लोग। ओहो, कोई कुछ नहीं बोलेगा लग रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ओके, तो आज हम लोग, ये हो गया, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट आज देखेंगे हम लोग, और कुछ उस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट वैसे तो मैंने बता दिया है, लेकिन फिर से आपको बता रहा हूँ, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, पहली चीज को, इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड बार से। जेड के ऊपर बार लग जाए तो उसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर मान लीजिए जेड है a प्लस आई बी, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, ये हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट, मतलब इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल दिया। ठीक है, ये हो गई बात कॉन्जुगेट की। अब हम अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई थी, कुछ यहाँ पे लाइन से लिख लेंगे, इसको नोट करते जाइएगा आप लोग। कॉन्जुगेट का उल्टा, मतलब कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या होता है, वही खुद होता है, ये भी बताया था मैंने। दूसरा, जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, मॉड ऑफ जेड स्क्वायर होता है। थर्ड क्या बताया था मैंने, कि Z1 प्लस माइनस Z2 मान लीजिए, और इस पे कॉन्जुगेट लगाए, प्लस आए चाहे माइनस आए, ये अपने में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ वन देख लेते हैं। फोर्थ क्या है, Z1 डॉट Z2, इसका कॉन्जुगेट। ये मनमीत कहां से आ गया भाई। ओके, Z1 डॉट Z2
कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट डॉट Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये भी बताया था मैंने। फिफ्थ वन, अगर ये डिवीजन में हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर मान लीजिए इस पूरे पे बार लगा हुआ है तब भी ये क्या हो जाता है, ऊपर में आप बार लगा दो और नीचे में भी बार लगा दो, ये भी कॉन्जुगेट। ठीक है, समझ गए आप लोग? किसी को कोई डाउट? बताओ भाई। नो सर। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करें इस पे। पहला क्वेश्चन है if Z1 is equal to Z1 conjugate and Z2 is equal to negative of Z2 conjugate and और क्या दिया हुआ है, Z1 and Z2 both are non-zero complex number। चलिए भाई, ये भी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, तो आपको बताना क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट Z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ आर्गुमेंट Z1 एंड आर्गुमेंट Z2। मतलब कि हमें क्या क्या करना है, आर्गुमेंट ऑफ Z1 निकालना है और आर्गुमेंट ऑफ Z2 निकालना है। हो सकता है दो दो पॉसिबल वैल्यू हो इसकी, 2 3, इसका भी 2 3, जितने भी आएंगे सबको जोड़ के बताना है कि क्या होगा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना है। यानी आंसर विल बी -π से π के बीच में। बताइए क्या करेंगे? सोचो, एडवांस का क्वेश्चन है ये, सोचना पड़ेगा आपको, करना कुछ नहीं है, सोचना है बस। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखोगे तो ज्यादा आप इसको आसानी से कर पाओगे। किसी को कोई आइडिया आ रहा है क्या कर, Z1 Z2 कोई आपको एग्जांपल लेके करना पड़ेगा। जैसे सपोज ये दोनों इक्वल कब होते हैं बताओ, किसी की कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर हो जाए, ये तभी हो सकता है जब वो प्योरली रियल नंबर हो। अगर प्योरली रियल होगा तभी तो इमेजिनरी पार्ट, अगर इमेजिनरी उसका 0 है तो प्लस माइनस का मतलब ही नहीं है। यानी कि Z1 इज प्योरली रियल, इससे ये पता चलता है। अच्छा, इसकी क्या बात करोगे, ये क्या है भाई? देखो, इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप ऐसे समझ लो, Z1 को आपने कुछ मान लिया, सपोज मैं मान लेता हूं a + IB, ये बराबर है किसके, कॉन्जुगेट के। हाँ, तो a से a कैंसिल हो गया तो 2bi = 0 आ गया, यानी b = 0। इससे भी प्रूफ हो गया ना कि इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा क्या है, a है। अब हम Z2 की बात कर लेते हैं। Z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यानी मैं Z2 को मान लेता हूं सपोज C + ID माइनस, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, C - ID, माइनस लगा हुआ है। तो अब देखिए इसका क्या हो रहा है, ये वाला, ये 2C = 0 हो जा रहा है, यानी C = 0। ये कैसा नंबर हो गया, Z2 कैसा नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, इसका प्योरली इमेजिनरी, यानी Z2 इज इक्वल टू ID हो गया। ठीक है, यानी ये वाला Z1 जो है वो रियल है और Z2 जो है वो प्योरली इमेजिनरी। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे आर्गन प्लेन में।
सपोज एक केस आपका क्या बनता है कि ए जो हो जाए, मान लीजिए Z1 जो है वो पॉजिटिव है, सपोज ए जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होगा तो आर्गुमेंट क्या होगा, रियल एक्सिस पे कहीं आएगा, क्योंकि वाई कंपोनेंट इसका, इमेजिनरी पार्ट इसका 0 है। तो आर्गुमेंट इसका कितना हो जाएगा यहाँ पे, अगर देखा जाए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे है तो उसका आर्गुमेंट कितना है, एक्स से कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो एक केस बन गया आर्गुमेंट ऑफ 0 0 डिग्री। दूसरा, सपोज मान लो ए निगेटिव हो जाए, तब भी तो रियल ही होगा, तो ए निगेटिव होगा तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, है कि नहीं? बोलो, अगर यहां होगा तब आप क्या करोगे? सर नहीं समझ में आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? ये नहीं समझ में आया, ये क्या हुआ है? नो सर। अच्छा, ये जो दिया है मैंने यही मान के सॉल्व किया है। Z1 को मैंने कुछ एज्यूम कर लिया कि ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, और ये कॉन्जुगेट के बराबर है जो दिया हुआ है, तो उसको हमने जब इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमें b की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। तो b अगर 0 है यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर ये कैसा है, इसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, ये केवल ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऐसे ही हमने Z2 को सॉल्व किया अलग से, तो हमें C की वैल्यू 0 मिल गई, यानी कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है, इसका केवल इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट इसका 0 है। तो ये दो टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते ना कि A पॉजिटिव है कि A निगेटिव है, ये हमें नहीं पता, इसीलिए क्वेश्चन में दिया है कि ऑल पॉसिबल आर्गुमेंट्स आपको निकालने हैं। तो A हमारा पहला केस है कि A सपोज पॉजिटिव है, A मान लो सपोज 2 है, तो अगर आपसे बोला जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर 2 को प्लॉट करिए, तो आप क्या कहेंगे, यहीं पे तो प्लॉट करेंगे ना इसको। और अगर आप मान लीजिए दूसरा केस बनता है कि Z इक्वल टू -2 है, तो वो कहां आप प्लॉट करेंगे, यहीं तो प्लॉट करेंगे। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, बताइए, बोलो भाई। माइनस वाले का आर्गुमेंट कितना हो जाएगा, यहां से पॉजिटिव एक्स रियल एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, पाई एंगल बना रहा है, तो माइनस वाले का पाई हो जाएगा। और ये अगर पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना बना रहा है, 0 डिग्री। तो इन दोनों का आर्गुमेंट क्या क्या आ गया, 0 और पाई, यही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। समझ में आया यहां तक, सुधांशु? यस सर। अच्छा, और लोगों को समझ में आया, साक्या आपको? यस सर। अच्छा, अब Z2 की बात करते हैं, आर्गुमेंट ऑफ Z2। तो Z2 कैसे निकलेगा, तो Z2 में आप देख रहे हो कि ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो इमेजिनरी का भी यहां पे आप देख लो कि कैसे बनेगा, इसी पे बना देता हूं मैं। इमेजिनरी नंबर है, सपोज Z2 हमारा कैसा नंबर है, ID के फॉर्म में। तो या तो D की वैल्यू निगेटिव होगी या तो पॉजिटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव होगी सपोज, तो कहां पे नंबर होगा, यहां पे होगा, क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी एक्सिस पे ही होगा ना, 0, D। या फिर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव होगा तो यहां होगा। तो अगर यहां होगा तो इसका आर्गुमेंट कितना होगा, π/2। और अगर यहां होगा तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, -π/2। ठीक है, तो इसके दो पॉसिबल वैल्यूज हो गए कितने, इस वाले के कितने हो गए, -π/2 और π/2। इन सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो आंसर विल बी पाई, 0 + π -π/2 + π/2। क्लियर है आप लोगों को? देखिए भाई, एडवांस के क्वेश्चन में आपको करना कुछ ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता है, वहां कॉन्सेप्ट ही लगेगा, तो कॉन्सेप्ट पकड़ने की कोशिश करिए। सेकंड क्वेश्चन, ये मेंस में भी आया हुआ है पिछले साल भी। इफ Z1 mod is equal to 1, Z2 mod is equal to 1, and 1/Z1 plus 1/Z2 mod is equal to 3/2. Okay, then find the value of twice of Z1 plus Z2 mod.
एक ये दिया है, एक ये दिया है और एक ये दिया है, तो आपको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ट्राई करिए आप लोग, 2 मिनट है आपके पास। सर 3। 3, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या किए हो? सर ये सर 1/Z1 + 1/Z2 जो है उसको सॉल्व कर दिए हैं क्या किए वही तो मॉड पूछ। के अंदर। हाँ, कैसे सॉल्व सर किए? नीचे सर Z1 × Z2 हो जाएगा, ऊपर Z2 + Z1। हाँ बिल्कुल सही। और सर उसके बाद सबका मॉड से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसके बाद ऊपर Z1 और Z2 का दिया हुआ है वैल्यू हाँ मॉड हाँ। के अंदर, नीचे हम्म। पुट कर देंगे 1 हो जाएगा, फिर सर ट्वाइस करना है उसका। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हो। तो सिंपली कुछ करना नहीं है इसमें, आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो हो जाएगा Z1 + Z2 बाई Z1 Z2, दिस इज इक्वल टू 3/2। अब आप देखिए, अभी मैंने मॉड का आपको प्रॉपर्टी पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और नीचे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है कि नहीं? इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू 1 दे रखी है, तो ये 1 1 पुट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/2। तो यहाँ पुट कर दीजिए, 2 × 3/2 कितना हो गया? 3। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये मेंस में आया हुआ है, आप मानोगे नहीं। समझ में आया सबको? आगे बढ़े। ओके, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। रियल वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर भाई? -5 + i(x²y) and x² + y + 36i are conjugate to each other, are conjugate to each other। ठीक है, मतलब कहने का मतलब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है कब? जब ये वाला इसका कॉन्जुगेट हो या ये वाला इसका कॉन्जुगेट। समझ गए? आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी, करिए। किसी भी एक को आप दूसरे का कॉन्जुगेट बना के सॉल्व कर दीजिए, कंपेयर कर दीजिए रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को।
सर x का 2 y का -9। देखना पड़ेगा, आंसर नहीं पता है। तो सिंपली क्या किया होगा आपने, इसको इसका या तो कॉन्जुगेट ले लीजिए, इसके बराबर कर दीजिए। बोला है कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो इसका कॉन्जुगेट लेके इससे इक्वेट कर देते हैं। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या आएगा, -5 माइनस आई एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 36i। यानी इससे हमें क्या पता चला कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू -5, फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा क्या पता चला कि माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 36। दो चीजें पता चल गई हमें, है कि नहीं? तो अब आप क्या करोगे इसके आगे बताओ। इसको आप वही है, फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगा। या तो आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रिप्लेस कर दो। या फिर और कोई तरीका है तो बताइए आप लोग, अगर आप लोग के और दिमाग में कुछ चल रहा हो तो। सर हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल भी हो सकता है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर अगर करके करें तो, चलो एक सिंपली आप इसको क्या करो ना, इसको एक्स स्क्वायर की वैल्यू ही पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, -36/y आएगी प्लस वाई इक्वल टू -5। हाँ, इससे क्वाड्रेटिक बन गया कितना, वाई स्क्वायर -36 इज इक्वल टू -5y। यहां तक सही है। अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, और अब इसका फैक्टराइजेशन बताइए क्या कर सकते हैं, 9 और 4। 9y माइनस 4y। हाँ, 9y माइनस 4y, तो ये हो जाएगा y प्लस 9 और ये हो जाएगा y माइनस 4। तो y की दो वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी, 4 और -9। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी, अगर y मैं यहाँ पे सपोज 4 रखता हूँ, तो -x² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। सो x² इक्वल टू -9, यानी कि ये क्या है, आपसे पूछा क्या था, रियल वैल्यूज पूछा था। तो ये वाला तो रियल वैल्यू देगा नहीं, इमेजिनरी दे देगा। तो ये वाला हमें यानी y इक्वल टू 4 नहीं रखना है, तो y इक्वल टू -9 रख के देखते हैं। तो -9 रखेंगे तो 9x² इक्वल टू 36, यानी x² इक्वल टू ±2। तो क्या क्या वैल्यूज मिल गई हमें, x की वैल्यू -2 +2, और y की वैल्यू क्या मिल गई, 4 और -9। ठीक है, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका। ओके, एक क्वेश्चन उत्कर्ष का भी था और आज मुझे कराना भी था वैसे। ये क्वेश्चन है, दिस इज इक्वल टू 5 + 12i प्लस 5 - 12i अपॉन 5 + 12i माइनस 5 - 12i। इसको क्या करेंगे, पहले बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, क्या करेंगे आप। बताओ भाई, क्या करेंगे इसमें। सब चुप हो जाते हैं। देखो, इसमें रूट है तो अब क्या करना चाहिए आपको, पहले
इसको रेशनलाइज करना चाहिए पहली चीज। तो रेशनलाइज आप किससे करोगे? इसके अल्टरनेट साइन से करोगे, ठीक है, प्लस वाले से करोगे ना। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लेते हैं डायरेक्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और नीचे में क्या हो जाएगा, इसको आपने सॉल्व किया तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 5 प्लस 12y माइनस 5 माइनस 12y। तो 5 से 5 कैंसिल, ये नीचे आ गया 24i। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहां से ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना 10 बचेगा और नीचे 24। चलिए देखते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 10 प्लस 2, और ये इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, कॉन्जुगेट है तो यानी हो जाएगा 13 का स्क्वायर, मतलब 13 का, यानी 13 होगा ना, क्या होगा 13 स्क्वायर यानी 13, तो ये हो जाएगा 26, और ये नीचे क्या आ रहा है 24i। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया 26 प्लस 10 यानी 36, यानी ये कितना आ गया 3/2i। अब ऊपर नीचे i से इंटू कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3i/2, और नीचे हो जाएगा i स्क्वायर की वैल्यू माइनस। ठीक है, क्लियर है उत्कर्ष? यस सर। ओके, और लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। if x plus iy to the power 1/3 is equal to a plus ib, okay, then find the value of x by a plus y by b. ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन इज 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एंड नन ऑफ दीज। तो आप लोग क्वेश्चंस जो है जो भी बुक में सिंगेज से लगाई है या ऑब्जेक्टिव आर्टिशन में जहां से भी है, लोकस वाले क्वेश्चन अभी आप लीव कर दीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, अभी आपसे नहीं होगा, जब कोनिक सेक्शन पढ़ लेंगे तभी कर पाएंगे। इसीलिए मैं अभी डीपीपी शेयर नहीं कर रहा हूँ, या तो आप कहोगे तो शेयर कर सकता हूँ, लेकिन उसमें क्वेश्चंस लोकस के काफी हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें लगाना है कि नहीं लगाना है। कुछ क्वेश्चन में लिखा भी नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि अरे यार इसमें लोकस का है कि नहीं है, तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए आप कुछ क्वेश्चंस आप जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसके ढूंढ के क्वेश्चंस आप लगाइए ऑब्जेक्टिव आर डी शर्मा से, या कुछ क्वेश्चंस मैं शेयर भी कर दूंगा, लेकिन पूरा डीपी मैं शेयर अभी नहीं कर रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके ओके, देखते हैं, सॉल्व करना पड़ेगा मुझे भी, एक बार सॉल्व करके देख।
क्या किया होगा आपने, क्यूब लिया होगा दोनों साइड। Yes, sir. तो जब आप क्यूब लोगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस आई वाई, और ये बन जाएगा a प्लस आई बी का होल Whole क्यूब। cube. तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस आई बी क्यूब, हाँ, और ये हो जाएगा 3ai, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर बी आई, और ये हो जाएगा माइनस माइनस 3a बी स्क्वायर। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ रख लें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो यहां से आप कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इतनी। तो x बाई ए कितना हो जाएगा, इसमें a से डिवाइड कर लीजिए, यानी a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर में से आप a को डिवाइड कर लो, और ऐसे इसको b से डिवाइड कर लो। तो a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सॉल्व किया तो क्या आ गया, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बिल्कुल सही है आपका, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। तो अभी तक आपने क्या क्या फॉर्म पढ़ लिया है, ऑर्गन प्लेन आप समझ चुके थे, पोलर फॉर्म पढ़ लिया, आइलर फॉर्म पढ़ लिया, ठीक है। और अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं डी मॉवर्स थियरम। डी मॉवर्स थियरम, डी मॉवर्स थियरम। तो बहुत ही सिंपल है, आपको आइलर फॉर्म याद होगा। आइलर फॉर्म क्या था, आइलर फॉर्म पहले मैं याद दिला दूं, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इंटू आर। ये होता था क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म से आइलर फॉर्म में हम क्या लिखते थे, आर इंटू आई टू द पावर थीटा, ये होता था आइलर फॉर्म। अब डिमॉवर्स फॉर्म, डिमॉवर्स थ्योरम क्या बोलता है, डिमॉवर्स थ्योरम ये बोलता है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर अगर n है तो आप इसको ये लिख सकते हैं कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। मतलब ये जो n होता है ये सीधा एंगल में आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। अब ऐसा हुआ कैसे, तो हुआ ऐसे कि अगर मैं इसको सपोज आइलर फॉर्म में लिखता हूं तो ये क्या लिख सकता हूं, ई आई थीटा लिख सकता हूं। अगर ई आई थीटा को मैं ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो ये हो जाएगा ई आई एन थीटा, और हमें पता है ई आई थीटा क्या होता था, इतना होता था। तो अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे एन थीटा है तो वो तो यही आएगा ना भाई, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। क्लियर है सबको, साक्य आपको। यस सर। तो ये है आपका डिमॉवर्स थ्योरम, ये ठीक है। आइलर आप पहले ही पढ़ चुके थे, तो बस इतना आपको याद रखना है सिंपल सा, कि ये वाला जो पावर जो होता है वो सीधा एंगल के साथ लग जाता है बस। तो पहला सवाल इस पे भी, इफ x टू द पावर k, इफ x सॉरी x k, x सबस्क्रिप्ट में k है, इफ x सबस्क्रिप्ट k इज इक्वल टू cos पाई बाई 3 टू द पावर k प्लस i साइन पाई बाई 3 टू द पावर k, ये दिया हुआ है। मतलब आप समझ रहे हो ना, एक तरह से फंक्शन दिया हुआ है एफ के, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक x1 की वैल्यू कैसे आएगी, k की जगह पे 1 रखेंगे तो आ जाएगा, x2
के जगह पे 2 रखेंगे तो आ जाएगा। ऐसे करके आपको इनफाइनाइट तक इसको इनटू करके बताना है कि क्या आएगा। ठीक है, तो मैं ये बताता हूँ आपको कैसे करना है। तो पहले आप x1 की वैल्यू, पहले तो आप xk को किस में बदल लो, आइलर फॉर्म में। पहला काम तो आप ये करो कि इसको आइलर फॉर्म में बदल लो। तो आइलर फॉर्म में अगर बदलोगे तो ये क्या हो जाएगा, ei पाई बाई 3 टू द पावर k। ई आई थीटा होता है और इसका r क्या है, r तो 1 है, तो r लिखने की जरूरत है नहीं। ये आपका हो गया xk। तो अगर आपसे पूछे कोई x1 क्या होगा, आप x1 तुरंत लिख दोगे i पाई बाई 3। आपसे बोले कोई x2 बताओ तो आप बोलोगे i पाई बाई 3 स्क्वायर। ऐसे ही करते करते चलेगा सीरीज। ठीक है, अब देखिए x1 इंटू x2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक है, तो ये क्या हो जाएगा, ई आई। अब देखो ये क्या है कि सेम बेस है, तो आई के साथ ये जितने भी पावर है मल्टीप्लीकेशन में, तो ये ऐड हो जाएंगे, है कि नहीं। ओके, और इसके बाद आपको बस सिंपली ये जोड़ देना है। और ये इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला होता है, ये अभी मैं आपको, अभी आप बस इतने तक समझ लो कि ऐसे इसको करना है। इसके आगे का आपको इनफाइनाइट जीपी का एक फॉर्मूला होता है a बाई 1 माइनस आर। ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका क्या है, ये है। आर क्या है, मतलब कॉमन रेशियो। जीपी में कॉमन रेशियो होता है ना, दिस बाई दिस, तो इसका कॉमन रेशियो कितना है, पाई 1/3। दिस बाई दिस करोगे तो 1/3 आएगा। तो अगर आप इसको जोड़ोगे इनफाइनाइट से, क्योंकि इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसको जोड़ोगे तो आपको क्या मिल रहा है, फर्स्ट टर्म आ जाएगा पाई बाई 3, 1 माइनस 1/3। इसको आप सॉल्व करो तो कितना आ रहा है, ई आई। ये वाला स्टेप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, अभी आप जीपी नहीं पढ़े हो तो अभी रहने दो, जो लोग पढ़ लिए हैं वो कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आई पाई बाई 2। सॉल्व करने पे देखिए ये आ रहा है, 3 कट जाएगा, आई पाई बाई 2। अब आई पाई बाई 2 को आप थोड़ा एक्सपेंड करिए, तो आप क्या लिख सकते हो, cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और साइन पाई बाई 2 कितना हो गया, 1। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आई। तो इस पूरे मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू कितनी आने वाली है, आई। सबको क्लियर है, जिनको समझ में आया ये वाला स्टेप, अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। अगर यहां तक नहीं समझ में आया तो बस पूछिए मेरे से। सबको क्लियर है, आ गया। यस सर। ओके। यस। चलिए बहुत अच्छी बात है भाई। फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ, इसका आर्गुमेंट बताइए, क्या बताना है इसका आर्गुमेंट, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, आई टू द पावर आई।
किसी का हुआ कुछ? तो ये ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं देखे थे यार, ये कैसे होगा? देखो यहाँ पे क्या करना है कि आप आई को, नीचे वाले आई को आप क्या लिख लो, आई को क्या लिख सकते हैं हम? आई को हम लोग ये लिख सकते हैं 0 प्लस आई। और अभी आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में कि इसको हम लोग जीरो, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाई टू प्लस आई साइन पाई बाई टू लिख सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई पाई बाई टू लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस अभी हम आर्गुमेंट को भूल जाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये नीचे वाले को मैंने क्या लिख लिया, ई टू द पावर आई पाई बाई टू इंटू आई टू द पावर आई। तो ये पावर इंटू में हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, आई का स्क्वायर यानी माइनस पाई बाई टू। अच्छा अब एक चीज बताओ, ये कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है कि रियल नंबर है कि क्या है, बताओ। जल्दी से बताओ भाई। कैसा नंबर है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। रियल ही होगा सर। क्यों रियल ही होगा, सीधी बात है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ई जो है, ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.71 होती है। और ये आपका -3 जो भी है, माइनस पाई बाई टू है, तो ये भी रियल नंबर है, रियल के पावर रियल है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये रियल नंबर है। दूसरी बात आप ये समझो कि ये पॉजिटिव नंबर है और इसके पावर निगेटिव है, तो क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? किसी भी 2 के पावर कुछ भी लगा दो, ये कभी निगेटिव तो नहीं हो सकता ना भाई। पॉजिटिव नंबर पे कोई भी पावर लगा दो, वो निगेटिव तो नहीं हो सकता है। यानी कि ये रियल तो है ही, साथ साथ ये क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो अगर मैं इसको अर्गेंट प्लेन में प्लॉट करता हूं तो ये कहां पे लाई करेगा, ये यहां पे कहीं लाई करेगा रियल एक्सिस पे। और रियल एक्सिस पे अगर कोई ये पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करता है तो उसका आर्गुमेंट कितना होता है, 0। तो आंसर विल बी 0। सबको क्लियर है? Yes, sir. बहुत अच्छा। चलिए अब हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। ये है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का क्यूब रूट। ठीक है, ये कैसी बात हो गई भाई, अभी तक तो हम जानते थे कि 1 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 होता है। अब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अब नया कौन सा आ गया? तो यहां पे आप देखिए, आपने जब क्वेश्चन सॉल्व किया था, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आता था, तो आप क्या लिख देते थे डायरेक्ट कि सर एक्स की वैल्यू 1 हो गई। लेकिन आप बस एक रूट होना तो चाहिए था, कभी आपने ये बोला कि सर इसका तो 3 रूट होना चाहिए, दो और कहाँ चले गए, ये तो मैंने एक ही रूट बताया है। तो इसके 3 रूट होने चाहिए ना, क्यूब रूट है, अगर क्यूब अगर 3 डिग्री का अगर फंक्शन है तो एक सॉल्यूशन तो आप जो बताते थे वो रियल होता था, और बाकी जो 2 होते थे वो इमेजिनरी सॉल्यूशन यानी वो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होते थे। वो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा। अगर हम एक्स क्यूब -1 इसको कर दें इधर, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब -1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इसको मैं फैक्टराइज करूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये वाला तो हमें रूट पता ही है, x इक्वल टू 1 आ रहा है। अब इसकी बात करते हैं, इसका देखो डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ रहा है, यानी ये इमेजिनरी रूट होगा। तो इसको हम लोग फाइंड करते हैं, इसका भी हमें सॉल्व करने आ चुका है। क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, कितना आ गया, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए यहां से 2 रूट्स आपको मिल गए,
कौन कौन से? एक मिला आपको ये, और एक आपको मिला, मतलब ये आपस में कॉन्जुगेट है। ठीक है, अब देखो मजे की बात यह है कि क्यूब रूट और यूनिटी तीन होते हैं। कौन कौन से? एक 1 होता है, आपको पता है, एक नाम दिया गया है ओमेगा और एक दिया गया है ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो मजे की बात यह कि किसी भी, मतलब ओमेगा की वैल्यू फिक्स नहीं है, आप इन दोनों में से किसी को भी आप ओमेगा ले सकते हैं। अगर आप इसको ओमेगा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। आप इसका स्क्वायर करके देखिएगा, यही आएगा। अगर आप सपोज इसको ओमेगा लेते हैं तो आप इसका स्क्वायर करके देखिएगा, ये आएगा। मतलब आप इन दोनों में से किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं, किसी की भी वैल्यू फिक्स नहीं है। तो इसीलिए हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये इसका क्यूब रूट है 1 का। तो वन के क्या क्या रूट्स मिल गए? एक वन हमें पता था पहले से ही, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू ये और ये हो सकती है कोई भी। तो ये आपको 3 वैल्यूज याद रखने हैं। ठीक, क्लियर है यहां तक? बताइए। यस सर। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो क्या क्या रूट्स आ गए? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की वैल्यू मैंने सपोज मान लो मैंने ये मान लिया, तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आप कोई भी ले सकते हो, इसको भी माइनस ले सकते हो। अब अगर मैं इसको, आप पोलर फॉर्म में मुझे थोड़ा बदल के बताइए क्या आ रहा है, या आइलर फॉर्म, किसी में से किसी में भी बदल के बताइए इन दोनों को। पोलर फॉर्म में बदल के बताइए। सर e to the power I 2 pi by 3। 2 पाई बाई 3 किसका? इसका? इसका कितना आ रहा है? दोनों का सर वही आ रहा है, दोनों का e to the power I 2 pi by 3। दोनों का कैसे आ जाएगा? एक का कुछ और आएगा ना। एक का, इसका आ रहा होगा ई आई 2 पाई बाई 3 और इसका आ रहा होगा ई आई माइनस 2 पाई बाई 3। ठीक है, यस सर। क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस आएगा ना। तो देखो आप, मतलब आर्गुमेंट तो यही होता है, आइलर फॉर्म में आपने कन्वर्ट किया तो आप देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर लाई कहाँ पे करेगा। 1 आपको पता है कि रियल है, तो अच्छी बात है, ये यहीं पे कहीं लाई करेगा 1,0 पे। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूं, किसकी? इसकी। तो ये कहाँ पे लाई करेगा? रियल पार्ट निगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो ये कहीं यहां लाई करेगा। कितने एंगल पे? 2 पाई बाई 3। कहां से? रियल एक्सिस से। तो ये हमारा हो गया कौन सा? अगर सपोज मैंने यहाँ पे माना है ओमेगा, तो ये ओमेगा यहाँ पे हो गया। और अगर मैं ओमेगा स्क्वायर की बात करूं तो ये कहाँ पे लाई कर रहा है? यहाँ पे। यहां से कितने डिग्री एंगल पे?
माइनस 2π/3 यानी 2π/3 एंगल पे यहां से लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा? ये भी तो 2π/3 हो गया। क्या समझे? मतलब कि जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जितना है, क्यूब रूट है ना किसका? यूनिटी का। तो जितना रूट ऑफ यूनिटी होगा उतने ही बीच का एंगल डिवाइड होगा। जैसे टोटल एंगल 2π है, यहाँ तो क्यूब रूट था तो 2π/3 एंगल बनेगा। सपोज अगर आपसे बोले कि 5 रूट बताइए इसका 1 का, सपोज 5 रूट ऑफ यूनिटी पूछे, तो आप क्या एंगल बीच में क्या बनेगा? 2π/5। अगर आपसे बोले 7th रूट ऑफ यूनिटी पूछे, ठीक है, 7th रूट भी यूनिटी का हो सकता है ना, मतलब उसमें इक्वेशन क्या बनेगा? x⁴ = 1। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें भी आपका एक रियल रूट 1 आएगा ही, उसके अलावा और रूट्स आएंगे। तो ये एंगल 2π फिर उस टाइम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, अगर 7th रूट ऑफ यूनिटी। मतलब इससे हमें क्या पता चला कि अगर मैं nth रूट ऑफ यूनिटी की बात करता हूं, ये एक जनरल बता रहा हूं, nth रूट अगर कोई है तो बीच का एंगल क्या बनेगा? 2π/n। इन सभी कॉम्प्लेक्स जो भी रूट्स आएंगे nth रूट में, यहां 3 बस दिख रहे हैं आपको क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था। अगर nth रूट आ जाए तो n नंबर ऑफ रूट्स बनेंगे, तो उनके बीच का, सभी के बीच का एंगल 2π/n होगा। सपोज अब इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी था तो यहाँ n की वैल्यू 3 हो जा रही थी, इसलिए 2π/3। ठीक है, चलिए nth रूट तो बात की बात करेंगे। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ये हो गया, आप ओमेगा ओमेगा इसके पोजीशन समझ गए कहाँ क्या है, प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। तो देखिए, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज का क्यूब रूट आप निकाल रहे हो, ठीक है, और उसको फिर क्यूब कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है वही क्वांटिटी आएगी। तो हम ओमेगा भी क्यूब है, तो ओमेगा का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। मतलब कि अगर मैं कहूं कि आपसे ω⁴ की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या बोलोगे आंसर? जैसे कि आपका I⁴ = 1 होता था, वैसे ही ओमेगा क्यूब 1 हो रहा है। यानी आपको इसको 3 से डिवाइड करना चाहिए और जो रिमाइंडर आएगा वो आप लिख दोगे ओमेगा के पावर में। तो अगर मैंने इसको 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? ω⁴1। यानी इसका आंसर विल बी ओमेगा। ओके, क्लियर है? जैसे सपोज आपको, यस सर। हाँ, ये हो गया। उसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है? 1 + ओमेगा + ओमेगा² की वैल्यू 0 होती है। ये भी याद, ये कहां से आया भाई साहब? तो ये यहां से आया, जब आप फैक्टराइज कर रहे थे तो आपको याद होगा कि ऐसा कुछ फैक्टर आया था, x³ - 1 को जब आपने फैक्टराइज किया था तो आपको ऐसा फैक्टर मिला था। तो आप ये बताइए, अगर किसी भी इक्वेशन का कोई रूट है तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये इसी इक्वेशन का हमने 2 रूट्स निकाले, क्या? ओमेगा और ओमेगा²। तो अगर ये इसका रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर हम इसमें ओमेगा पुट करते हैं तो वो इस चीज को 0 होना चाहिए। तो यही हमने ओमेगा इसमें पुट किया तो ये हमें 0 मिल रहा है, यानी ये भी एक प्रॉपर्टी है। तो बस आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में क्या याद रखना है? ω³ = 1 होता है और 1 + ओमेगा + ओमेगा² = 0 होता है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है, और इस पे आपको क्वेश्चंस बहुत से मिलेंगे, मैनिपुलेशन करना होगा और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन का आंसर करना होगा। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मेरे पास है कि नहीं होंगे ही। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे cube root of unity. Okay,
find the value of omega to the power 1001 plus 2 into omega to the power 397 प्लस 1, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। So 3 omega plus 1 3 ओमेगा प्लस 1। अच्छा plus 1. देखता हूँ। तो इसको आपने 3 से डिवाइड किया, कितना रिमाइंडर आया? 1. 1 रिमाइंडर आया। 3 एक मिनट, ठीक हो जाएगा 1 10 1 2 आएगा ना भाई रिमाइंडर इसका, ओमेगा स्क्वायर। Yes. 2 आएगा। और इसका Yes, कितना sir. आ रहा है? इसका 1 आएगा और ये हो जाएगा 1। तो अगर आप इसको ऐसे लिख लो 1 प्लस ओमेगा प्लस 1, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो क्या आंसर आ गया इसका? ओमेगा। ओमेगा। ओमेगा, ठीक है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और देखता हूँ, हाँ एक और करिए। If omega is cube root of unity, then find the value of 1 plus omega minus omega square to the power 7। इसकी वैल्यू बतानी है। इसका ऑप्शन है 128 ओमेगा, 1 माइनस 128 ओमेगा, 128 ओमेगा स्क्वायर माइनस 128 ओमेगा स्क्वायर। सर ये वाला नहीं समझ में आया। क्या? उसके पहले वाला। क्या नहीं समझ में आया? तो पूछ रहे हैं क्या, किसमें दिक्कत है? बोलो। हेलो बताओ भाई, कहाँ भाग गई तुम? अरे कुछ भी नहीं समझ में आया सर उसमें। कहाँ से तो नहीं लास्ट समझ, स्टेप। कहाँ से नहीं समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में। हेलो हेलो, कौन सा पिछले क्वेश्चन का? हेलो, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हेलो साक्या, हेलो हेलो साक्या, हाँ चली गई। बोलिए भाई, आप लोग ट्राई करिए इसको जल्दी से फटाफट। हाँ साक्या बोलो, क्या नहीं समझ में आया? तो उसका जो लास्ट स्टेप था वो नहीं समझ में आया। कहाँ तक लिखे थे हमें याद भी नहीं है। एक मिनट, हाँ बोलो, कहाँ नहीं समझ में आया? हाँ यही जो लास्ट में आप किए हैं। ये स्क्वायर। समझ में आया, ये स्टेप?
हाँ वो हो गया। तो इसमें क्या है, ओमेगा को मैंने 2 बार लिख दिया, ओमेगा प्लस ओमेगा, और मैंने बताया था तो कि वो 1 हाँ प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। तो ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया, 0 बन गया। तो क्या बचा फिर यहाँ पे, ओमेगा ही तो बचा ना। हम्म यस सर, हम्म, यस सर, ठीक है, समझ गई। यस सर। ओके। क्या क्वेश्चन था भाई। तो पूरा यही क्लीन होने लग जा रहा। सर उसका -128 ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओके, देखता हूँ। यस सर, -128 ओमेगा। तो आ रहा है 1 माइनस ओमेगा, इसको आपको सॉल्व करना था। आपने क्या यस किया, सर, क्या किया आपने। सर 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। बिल्कुल सही। तो आपने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें 0 पता है। तो हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा को, क्योंकि हमें सिंगल टर्म बनाना है, तो हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, -2 ओमेगा स्क्वायर का पावर 7। तो ये बन गया -2 का पावर 7 इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू 7, यानी ओमेगा 14। तो ये हो जाएगा -128, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर 2 आएगा। तो बिल्कुल सही है आप लोगों का। ठीक है, तो इस पे आप क्वेश्चंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और इस पे आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। और फिर हम लोग, तो मेंस लेवल में, मेंस में इतना ही तक आपका सिलेबस है। ओके, एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, बाकी आपका मेंस लेवल का हो चुका है। एडवांस की कुछ चीजें हैं, तो उसको हम लोग अभी, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। पहले मेंस का कर लिया जाए। ठीक है, तो ये मेंस के लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्लास में हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी भी पढ़ेंगे, जिसका मैंने